बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 और सेल साइकिल पे हमारी गुफ्तगू जारी है। अब हम सेल साइकिल के ऊपर हम थोड़ी सी मजीद अभी स्टेप्स हमने समझ लिए, थोड़ी सी डिटेल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे कि सेल साइकिल जो होती है होती क्या है। सेल साइकिल मैं सिंपली डिफाइन कर दूं, जो बच्चे हमारे थोड़े से नए आ गए दोबारा से दो चार। साइकिल से मुराद ये है कि चक्कर, दायरा, दायरे के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है और सारे काम करने के बाद दोबारा से वहीं पर आ जाता है। लेकिन वो जो चक्कर होता है, वो जो दायरा होता है, वो जो सर्कल होता है, प्रोड्यूस समथिंग। तो हम जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिजम्स का वजूद में आना, ठीक है ना। पेरेंट्स के यहाँ बेबीज का बॉन्ड होना, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो, चाहे किसी के, तो यानी कि बच्चों को जन्म, रिप्रोडक्शन, सिंपल सिंपल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो हम चैप्टर नंबर 4 इंटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ ये समझना है कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल्स के मिलकर बने हुए, तमाम ऑर्गेनिज्म सेल्स के मिलकर बने, जितने भी जानदार है, यूकैरियोट्स और द प्रोकैरियोट्स। लेकिन हम वी आर एम्फेसिसली डिस्कसिंग अबाउट द यूकैरियोट सेल। अब यूकैरियोट सेल, अब एक ऑर्गेनिज्म में सेल कैसे अपने कॉपीज बनाता है, सेल कैसे अपने आप को जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज करता है। मैं आपको जल्दी से ये चीज दिखाऊंगा जो मैंने अभी पिछले पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके आगे अंदर और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, और फिर जो है हम क्या करेंगे, एक वीडियो भी है, अगर मैं आपको हो सकता है कि इसमें ऑनलाइन पे दिखा दूं, नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे तो मैं शेयर उसको कर ही दूंगा। अभी तक जो हम सारी चीजें देख रहे थे वो हमारे पास जो है वो इन डायग्राम की सूरत के अंदर हम देख रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये डायग्राम शेयर करी थी आपको, ठीक। इसके अंदर सेल की बात आया था कि 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस है। फिर आपने थोड़ी सी और, अच्छा ये डायग्राम भी हमारे पास मौजूद है, ये हमने पिछले में नहीं देखी थी। देखिए क्या कह रहा है, 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, G1, S, G2 और M फेज, ठीक हो गया बात। G1, मिर्जा बेटा अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा ये अब इसमें सिंपल लिखा हुआ भी है, G1 फेज क्या है, स्टार्टिंग फेज और द ग्रोथ फेज। G1 ये लिखा, ये रहा आपके पास जो ब्लू वाला सबसे बड़ा, और ये जो येलो बना हुआ है सबसे ऊपर, जो येलो बना हुआ है, ये सर्किल शो कर रहा है आपके इंटरफेस को। येलो वाला जो है, इस इंटरफेस के अंदर 3 स्टेजेस हैं, G1 स्काई ब्लू, S रेड वाला मैरून सा जो है, और G2 द लाइट ग्रीन, ठीक। उसके बाद फिर जो है M फेज, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि G1 में क्या है कि गैप, G फॉर गैप, gap between the mitosis of the preceding round of the cell cycle and the DNA synthesis of the current cycle. Cell increase, देखिए यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, सेल इंक्रीज कर रहा है अपने साइज में, ग्रोथ फेज है, अपने ऑर्गेनल्स बना रहा है और आरएनए बना रहा है, उसके अंदर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और अपने बॉडी के पार्ट्स बना रहा है। और क्रोमोसोम विद द सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए, जो अभी थोड़ी देर पहले इंतजार बात कर रहे थे, हमने उससे पहले डायग्राम में शो भी किया कि इस वक्त क्रोमोसोम विद द सिंगल, दुआ भी और से सुन लें क्योंकि दुआ ने माशाल्लाह से बार बार इस बारे में डिस्कस किया था। तो अब नाउ वी आर रिगार्डिंग एज ए सिंगल क्रोमेटिड, एज ए सिंगल क्रोमोसोम, ओके। अब हम कहेंगे कि सिंगल क्रोमेटिड एज ए सिंगल क्रोमोसोम, ठीक हो गई बात। एस फेज जब अपने आप की ग्रोथ कर लेगा तो डीएनए सिंथेसाइज एंड द रेप्लिकेशन, इंतजार सुन ले जरा, ठीक है ना, गौर से समझ ले कि यहाँ डीएनए अपनी सिंथेसिस करेगा और रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनाएगा, हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक। आप क्या करें, अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल, जब डीएनए की अमाउंट डबल होगी तो ऑफ कोर्स क्रोमोसोम्स की अमाउंट डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम बना हुआ ही डीएनए से, और अ सिंगल क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द सिंगल डीएनए। तो जब डीएनए 2 बना लेगा तो यकीनन वो अपने ऊपर दूसरी कॉपी बना लेगा, ओके। समझ में आई बात? इंतजार बेटा, बात समझ में आई? नो सर, नहीं समझ आई? नो सर। देखें दोबारा समझे, सब समझ लें। एस फेज, एस मतलब सिंथेसिस, सिंपली रीडिंग करते हैं, डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि जब ये रहा, जब ग्रोथ 1 से गुजर के आ चुका होगा वो ब्लू वाले फेज से, जब उसके अंदर अपने सारे बॉडी पार्ट्स बना लिए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा, लाइसोसोम, मेसोसोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सब बना लिया होगा, तो जब उसको ये जो डैश लगा हुआ दैट इज अ चेक पॉइंट,
ये चेक पॉइंट क्या है कि द सेल ग्रोथ इज कंप्लीट, ग्रोथ यानी कि उसके ऑर्गेनल बन गया। अब उसने अपना क्रोमोसोम नंबर डबल करना है। जब क्रोमोसोम नंबर डबल करेगा तो वो अब काम करेगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम बैठा है न्यूक्लियस में। एस फेज के अंदर क्या कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस एंड रिप्लिकेशन, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, रिप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बनाएगा। तो जब डीएनए की कॉपी डबल होगी तो क्या लिखा हुआ, अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल, यानी जितना भी अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। अगर मटर का पी प्लांट का सेल है तो उसमें 17 होते हैं और 14 होते हैं तो वो 28 हो जाएंगे। फ्रॉग में 26 होते हैं तो वो कितने, 42 हो जाएंगे, ठीक है, और 52 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर इंसान में 46 होते हैं तो वो 92 हो जाएंगे। फर्न्स के अंदर 1000 होते हैं तो वो 2000 हो जाएंगे। द डीएनए कॉपीज इज डबल, ठीक। इस जगह पर सेल का साइज बहुत रिगोरसली डबल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? ये क्रोमोसोम नंबर उसके अंदर काफी डबल हो चुका होता है, तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा वाजे होता है, इतना बड़ा न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है उसके अंदर माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है ना। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, ठीक। अब उसको हम देखें क्या लिखा हुआ है कि डबल ईच क्रोमोसोम्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। पहले क्या था, सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड्स था, जिसके यहाँ पे लफ्ज यूट्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे लिखा हुआ है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक जो सिंगल क्रोमेटिड था अब वो दो में बन गया अपनी रिप्लिकेशन करके। तो अब अगर एक एक के 42 आए थे तो डबल, इसमें हर एक ने 42 ने अपने ऊपर कॉपी बनाई तो वो कितने हो गए, 42 से 92 हो गए। जब ये दोबारा डिवाइड करेंगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इस तरह 42 एक में चले जाएंगे, 46 एक में चले जाएंगे, 46 एक में चले जाएंगे। इस तरह बेबी दोबारा से जो है वो 46 क्रोमोसोम रखेगा, ठीक है। कोई समझ में आया इंसान बेटा? अब बात करते हैं किसकी, हम गैप टू फेज की। गैप बिटवीन द टू, द डीएनए सिंथेसिस एंड द डिस्कशन टू डिवाइड, क्या कह रहा है, डिसीजन टू डिवाइड। G2 फेज में ये जो G2 लगा हुआ, यहाँ भी एक चेक पॉइंट होता है, अब फिलहाल उन्होंने निशान नहीं दिया। ये चेक पॉइंट क्या करता है, द G2 फेज चेक के जो क्रोमोसोम मटेरियल डबल हुआ है, 46 से 92 हुआ है, या 7 से 14 हुआ है, या 14 से 28 हुआ है, जो भी कैरियोटाइप होगी, किसी की भी कैरियोटाइप पढ़ चुके हैं ना, 46 इंसान की कैरियोटाइप है तो 92, तो उसमें वो चेक करेगा G2 फेज में कि कहीं म्यूटेशन तो नहीं हुई है, कि कहीं डुप्लीकेशन हो गई हो, कहीं डिलीशन हो गई हो, कहीं इन्वर्जन हो गई हो, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन हुई हो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के जरिए से, या फिर जो है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुई, यानी क्रोमोसोम नंबर ही आगे पीछे हो जाए, यानी 92 के बजाय 91 बन जाए, या 90 बन जाए, या 93 बन जाए, कोई ज्यादा या कम तो नहीं हो गया। तो ये सारे चेकिंग कौन करता है, G2। इसलिए हमारे यहाँ बेबीज बर्थ के अंदर बहुत मिनिमम फॉल्ट आता है, 99.9% बेबीज बिल्कुल नॉर्मल, सही और हेल्थी डेवलप होता है, क्योंकि बहुत चेक लगे हुए हमारे पास, ये G2 में भी चेक लगा हुआ। लेकिन फिर भी अगर कोई गड़बड़ खामी रह जाती है तो वो बच्चे के अंदर रूनुमा हो जाती है, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। इंतजार करते हैं जी बेटा जी। सर अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर G2 फेज सही कर देता है क्या उसको? जी जी जी, जरूरी नहीं कि म्यूटेशन हो गई और काउंट खराब हो गया। याद रखिए जो हमारे पास ये दो कॉपीज बन रही है ना बेटा, ये दो कॉपीज बन रही है, इन दो कॉपीज का काम भी ये है कि अगर एक कॉपी में कोई गड़बड़ होती है तो दूसरी कॉपी उसको संभालती है फौरन, ठीक है, अपना उसको पोर्शन देगी, या फिर क्या करेगी, जो खराब जीन है उसको काम करने नहीं देगी और सही जीन जाके काम करेगी, ठीक। दूसरा चेक पॉइंट क्या लगता है कि जो G2 है वो चेक करता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसके ऊपर जो नया कॉपी के बाद दूसरा क्रोमोसोम बना है, क्रोमेटिड्स बना है, अब ये दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड हो गया है, डबल क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम बन गया। इसमें भी चेक करती है कि इसके अंदर से डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन तो नहीं हुई थी, ट्रांसलोकेशन तो अच्छी बात है वो करती है। इन तीन चीजों को चेक करता है कि अगर इसमें कोई होता है तो रिपेयर करती है, अगर रिपेयर होने के काबिल होता है तो रिपेयर करती है, नहीं काबिल होता, मोस्टली काबिल होता है और वो रिपेयर कर देती है, क्योंकि दो कॉपीज होती हैं, एक कॉपी से दूसरी को सेट कर देती है। अगर नहीं होता तब प्रॉब्लम वो बेबीज में जाता है। तो देयर इज वेरी लेस चांस फॉर दिस काइंड ऑफ द म्यूटेशन। तभी आप देखें कि हमारे पूरे खानदान में, आप नोट करें, पूरे खानदान को देख लें अपने आप, कोई एक आध बच्चे में कोई डिस्टर्बेंस आई होगी तो आई होगी। आपका खानदान पूरा 500, 800, 600 अफराद पर होगा, कोई एक आध बच्चे में कोई प्रॉब्लम आई होगी, वरना
अपने मोहल्ले में देख लें, अपने गली बाप में देख लें, अपने दोस्तों में देख लें, ठीक है ना, अपने अजीज रिश्तेदारों में देख लें, तो कोई कभी कभार प्रॉब्लम आती है, ऐसे नहीं आती, ठीक है ना। उसकी वजह ये कि बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगे हुए और बेबी हेल्दी डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, G2 फेज 2 बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब G2 फेज में क्या कर रहा है, डिसीजन टू डिवाइड। जब ये सारे चेक पॉइंट्स क्लियर कर लेता है, फिर वो कहता है कि नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड। अब मुझे एक से दोबारा दो में, एक सेल है इसको दोबारा से दो में अलग अलग होना है। और दो में अलग अलग क्यों होगा जनाब? क्योंकि अब इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 92, और 92 हमारी कैरियोटाइप नहीं होती, तो इसलिए उसने दोबारा से अपने आप को डिवाइड करके 46 में अपने आप को अलहदा अलहदा करना है। तो पहले आप G2 में आप अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी करेगा। चेक पॉइंट कंट्रोल बिफोर द माइटोसिस, दोबारा देखें ये लिखा हुआ, जिस चेक पॉइंट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, G2 में निशान नहीं लगाया, देखिए राइटिंग में लिख दिया उन्होंने। चेक पॉइंट कंट्रोल बिफोर द माइटोसिस, स्पिंडल इज फॉर्म्ड। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं हम आपको बताएंगे, जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, जब माइटोसिस पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर किस में जाता है? एम फेज में। नाउ द माइटोसिस फेज इज स्टार्टेड, दिस वन। The mitosis phase is the shortest phase. G1 is the longest. S is the second longest. G2 is the second shortest. And the M is the last, यानी कि shortest period होता है, ठीक है। अब ये periods कितने होते हैं देखिए नीचे लिखा हुआ, G1 plus S plus G2 phases interphases होता है ये। इसका टाइम लेता है 12 से 24 घंटे इन एन एनिमल सेल, और अगर प्लांट में होता है तो ये 18 घंटे लेता है। G1 S G2 यानी कि इंटरफेस 18 घंटे तक लेता है। अच्छा, एक बात मैं आपको हैरत अंगेज बता दूं, बहुत हैरत अंगेज बता दूं कि G1 जो स्टेज है इसका स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन ही नहीं है। क्यों? अगर ये जो ये लिखा हुआ है आपके सामने 12 से 24 घंटे, या प्लांट्स के अंदर 18 घंटे 18 आवर्स, ये स्टैंडर्ड लिखा है, यानी कि पौधे सेल को न्यूट्रिशन मिल रही हो, वाटर मिल रहा हो, ऑस्मो रेगुलेशन फिट हो, एनवायरमेंटल कंडीशन बड़ी सेट हो, तो ये आइडियल कंडीशन में सेल अपने आप को इस कंडीशन में पहुंचा लेगा। लेकिन अगर सेल ने डिवाइड करके बेबी बॉर्न किया और वो G1 फेज में आया, और उसको अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है, वाटर उसको नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ ओनली G1 फेज कैन टेक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सेवरल मंथ और ईयर, एक साल भी ले सकता है। दैट इज ऑलरेडी क्लियरली रिटन इन योर इंटर बुक। इंटर बुक की सेल डिवीजन को बेटा बार बार गौर से पढ़िएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपनी बुक को मत छोड़े, इंटर की बुक जो सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत वाजे तौर के ऊपर सिंटैक्स जो पढ़ाते हैं बुक में, बहुत वाजे तौर के उसके ऊपर क्लियर लिखी हुई है सारी बातें, ठीक है। एम फेज इज 1 to 2 आवर्स। क्या कह रहा है कि जो माइटोसिस का फेज है वो 1 से 2 घंटे है, बस इसमें हो जानी है लाजमी। क्यों? क्योंकि G2 फेज में उसको सारी चीजें रेडी करके मिलती हैं। G1 में टाइम लग जाए, S में टाइम लग जाए, G2 में टाइम लग जाए, लेकिन M में इतने सारा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि G1, S और G2 बेसिकली काम ही M के लिए कर रहे होता है, और M को वो पूरा फौरन मौका देते हैं कि जल्द से जल्द डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और सेल 2 में डिवाइड हो जाए, 2 डॉटर सेल्स बना दे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है तो कह रहे हैं ताकि मैं आपको अगली डायग्राम दिखाऊं। सर जी सर असल में मुझे कंफ्यूजन है कि हमारे पास ये जो डिवीजन एमएम लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है माइटोसिस के लिए, दूसरा लिखा हुआ है मियोसिस के लिए, ठीक है सर। ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा बेबी में जाके कोई ना कोई फॉल्ट आएगा अगर कोई म्यूटेशन हुई तो, ठीक बट है। सर अगर माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस में तो म्यूटेशन का काज ही नहीं हो सकता। माइटोसिस में नहीं होगा, बात ही मियोसिस की है, क्योंकि माइटोसिस तो सोमेटिक सेल डिवीजन है, उसमें तो क्रॉसिंग ओवर ही नहीं है। सर बीच में आपने कहा था जी, क्रॉसिंग ओवर का। अगर माइटोसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, क्योंकि ठीक है क्रॉसिंग ओवर तो नहीं है, लेकिन रेप्लिकेशन तो है, कॉपी तो करेगा ना अपनी, तो उस कॉपी के अंदर भी कोई फॉल्ट आ सकता है।
तो उससे कोई प्रॉब्लम काज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोमेटिक सेल है। हम ये बात पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो जवेरिया ने इस बात को वाजे तौर पे क्लियर किया था। जवेरिया, आर यू हियर? सुन रही है या सुन हो गई है? यस सर, यस सर। सुन रही है? जवेरिया ने इस बात को वाजे तौर पे क्लियर किया था जब मारिज से गुफ्तगू हो रही थी, तो इन्होंने कहा था कि अगर ये प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता जर्म सेल में आता है, माइटोसिस के दरमियान, मियोसिस के दरमियान, स्पर्म में या ओवम में, मदर या फादर में, तो बेबी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर सोमेटिक सेल में आता है तो वो तो सोमेटिक सेल तो हमारी बॉडी में ही रहना है, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैंसर काजिंग हो सकता है, ठीक है ना, और दूसरे प्रॉब्लम काज हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट कंडीशन में। ठीक है इंतजार बेटा? ओके सर। अच्छा, अगर क्लियर हो तो बात करें, नहीं तो कोई और कंफ्यूजन तो गुफ्तगू करे। अच्छा है, जितनी बहस करे क्लियर, बाकी सबकी भी समझ में आएंगी बात है। बाकी को भले कंफ्यूज होने दें, क्योंकि वो कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन करेंगे, वरना क्वेश्चन नहीं करेंगे वो सारे। ये इसलिए थोड़ी है कि मैं आपको बताऊं, पढ़ाऊं और आप मुझे इन्हीं तस्वीरों को दोबारा अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से छाप के भेज दें। वो अच्छा है, काम करने से क्या होता है कि जब आप बार बार लिखते हैं तो आपके दिमागों में चीजें फिक्स होती हैं, सेव होती हैं। लेकिन असल बात डिस्कशन है। लेकिन वो भी हमारी सिर्फ 2-4 बच्चे बात मानती है, जैसे दुआ है, जवेरिया है, वरीशा है, खदीजा है, अरीबा है, और अपना फरियाल माशाल्लाह आजकल काम कर रही है, बशीर, निदा बशीर साहब है, वो भी अच्छे काम कर रही है। ठीक है ना? तो काम करेंगे तो जनाब मजीद आपको मिलेगा। हाँ जी निसार, आगे चले इंतजार साहब। सर ये जो जीवन फेस है, इसके अंदर सिर्फ डीएनए बनता है? जीवन में नहीं बनता, जीवन के अंदर सेल के ऑर्गेनल्स बनते हैं। जीवन में सर तो जब आपने पढ़ाया था कि जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर ये मतलब मेरा बच्चा, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी आर जस्ट अभी स्टडीइंग अबाउट द सेल कैसे डिवाइड कर रहा है अपने आप को। जाइगोट का तो ये बात ही नहीं है। फिर ये क्रॉसिंग ओवर का बता रहे थे, और वो क्रॉसिंग, वो क्या डिस्कस कर रहे थे कि सर अगर मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर तो होगी ना। जब मियोसिस होगी, मियोसिस मतलब एम फेज, आप ये बात जीवन में कर ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात? क्योंकि मियोसिस जाके कहां पर होगी? एम फेज में। जीवन के अंदर तो क्रॉसिंग ओवर का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए जीवन में वो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती जो आप सोच रही हैं। ठीक है? यस सर। तो वो जाके क्रॉसिंग ओवर होगी माइटोसिस में नहीं, मियोसिस में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तब। उससे पहले तो जरूरत ही नहीं है उसको मियोसिस करने की, क्योंकि सिंपली उसने बॉडी के मास को बढ़ाना है, टिश्यूज को इंक्रीज करना है। सेल्स बढ़ते हैं, ये वो है जो, हाँ, सिर्फ वो है कि एक, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट बन गया ना, अब Yes, जाइगोट sir. अपनी कॉपियां कैसे करेगा, अभी वो पढ़ रहे हैं बस अब। ठीक है? ओके सर। अभी जाइगोट Sir? कैसे बना हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा सेल बन जाता है, फिर आखिर के अंदर ऐसा क्या होता है कि मतलब हमारी हाइट आके खुद ही रुक जाती है? अगर ये इतनी तेजी से अगर डिवीजन करता है कि जी अगर जी, इसमें 24 तो फिर ऐसा क्या होता है कि आके एक मतलब हमारी एक एज आती है, फिर खुद ही रुक क्यों जाती है? वेरी गुड। देखा कितना यस जबरदस्त सर, सवाल मेरा किया भी मैंने। यही सवाल है कि कि जब हमारे बाल और नाखून वगैरह हमारे बढ़ते रहते हैं पूरी जिंदगी, तो हमारी हाइट क्यों नहीं पूरी जिंदगी बढ़ती रहती? वेरी गुड। और भी कोई? दोनों और सर जबरदस्त हमारे इनोवेटिव दांत जो है वो क्वेश्चन है। एक ही बार बढ़ते हैं, दूसरी बार क्यों नहीं बढ़ते? क्या चीज? मतलब वो दूध के दांत टूटने के बाद जब बढ़ते हैं दांत, तो उसके बाद अगर फिर से टूट जाए तो वो क्यों नहीं बढ़ते? ठीक है, वेरी गुड। दुआ ने क्वेश्चन किया कि सर हमारी जो है फिर ये एक सर्टेन लिमिट पर आके रुक क्यों जाती है। और मारिज भी ये बात कह रहे हैं कि सर हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि बाल है या नाखून है, वो तो इंक्रीज करते रहते हैं, हम उसे काटे नहीं तो वो बहुत बड़े हो जाए। हमारे बाकी दूसरी बॉडी ऑर्गन्स ये हाइट क्यों रुक जाती है? किसके पास जवाब है इसका? इंतजार जवाब देंगे? जवेरिया जवाब देंगे? अंजलना तो आई नहीं आज, तंजीला। सर क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर लें, जवाब दे देंगे। क्या चीज? सर क्वेश्चन रिपीट करें थोड़ा क्वेश्चन सा। ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सर दुआ ने और इंतजार ने, इसने मारिज ने एक ही क्वेश्चन किया है तकरीबन, कि अगर ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है तो फिर हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स एक जगह आगे रुक जाते हैं। हाइट भी रुक जाती है, उंगलियां भी रुक जाती है, आंख भी रुक जाती है, नाक भी रुक जाती है, सब चीजें रुक जाती है एक जगह पर आके 18, 20, 22 साल की उम्र में। बाल सर बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, इस तरह हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं बढ़ते? सर सर आप देखिए, इसका ना, सर सारे ऑर्गन के जो सेल होते हैं ना वो माइटोसिस नहीं करते, मतलब एक ऑर्गन बनने के बाद कंप्लीटली वो रुक जाते हैं।
इस वजह से जैसे प्रॉपर नेल्स के जो सेल्स हैं वो करते रहते हैं माइटोसिस, इसलिए उनकी हाइट बढ़ती रहती है। और जो हमारे बाल है इनमें होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो ऑर्गन वगैरह होते हैं उनके अंदर माइटोसिस रुक जाती है, इसलिए उनके अंदर साइज नहीं इंक्रीज होता। चलो ठीक है, इंतजार था। सर मैं जवेरिया के पॉइंट के साथ में एक और पॉइंट बनाऊंगा। हमारे पास जैसे ही हमारी ग्रोथ होती जाती है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं। हाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से हमारी न्यूट्रिशन जो जाती है वो हमारे पास कुछ सेल्स के पास जाती है। और आपको पता है कि हमारे पास कुछ एज ऐसी होती है कि हमारे पास सेल बनते हैं फिर साथ में टूटते भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम न्यूरॉन सेल की बात करें, रोज 1000 टूटते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, पर वो दोबारा नहीं बनते क्योंकि उनमें डीजनरेशन का प्रोसेस है ही नहीं। अच्छा। जी सर। और हमारे पास एक्टिविटी जैसे बढ़ती जाती हैं तो हमारे पास वो जो न्यूट्रिशन होती है वो हमारी बॉडी को मिल रही होती है, सेल को इतनी ज्यादा नहीं मिल रही होती अच्छा ताकि जी, वो अपने और डिवाइड कर सके। मारे जो दुआ जवाब मिला आप दोनों को? सर काफी हद तक सर, लेकिन एक और सवाल भी आ गया है। दुआ को जवाब मिला? ये सर मगर आधी बात समझ में आई है, मुझे सही अच्छा, नहीं समझ में मारिस आया। क्या पूछना चाह रहे हैं दोबारा? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो हैं पूरी पूरी एज जो है हमारी, छोटे से बड़े होने तक हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो बड़ी हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, हमारी हाइट बढ़ती है और उसके अलावा हमारे जो मसल्स हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन एज जब हमारी 80 या 90 के आसपास पहुंचती है तो बॉडी के पार्ट्स जो है वो काफी 60 के आसपास जब पहुंचती है तो लूज होना शुरू हो जाते हैं, और 80-90 के बाद जो है वो थोड़ी बहुत हाइट कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? मतलब बल्कि डी, साइज में डिफरेंस क्यों यूं आना कहो शुरू कि होता है? डी, या आप यूं कहें कि डीजनरेशन शुरू हो जाती है। यस सर, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है आई थिंक। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड। मुझे उम्मीद थी भी और नहीं भी थी कि माशाल्लाह आप इतने अच्छे और इतने आए। आप देखिए, इतने डिस्कशंस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, वरना सिंपली अगर मैं आपको पढ़ा दूं और आप सिंपली इन तमाम वर्ड्स को याद कर लें, डेफिनेशन को, तो फिर तो इस तरह तो आप पढ़ ही रहे हैं सारे माशाल्लाह से। अच्छा देखिए जनाब बेटा, डिस्कशंस जो होती है ना, यही मामलात को एक्सप्लेन करती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं और नई नॉलेज को जन्म देती हैं। इसी कहते हैं रिसर्च। इसी में से अब जरा गौर से समझिएगा मेरी बात को। देखें, साइंस ने एक प्रोसेस किया, सेल डिस्कवर किया, सेल के अंदर फिर जनाब जो है वाटर फ्लेमिंग ने जो है वो क्रोमोसोम्स डिस्कवर कर दिए। क्रोमोसोम के ऊपर आगे जो है वो अपना टी.एच. मॉर्गन ने और दूसरे साइंटिस्ट ने, कोरोनल कर्नल ने और तमाम चीजों ने क्रोमोसोम निकाल दिया, डीएनए निकाल दिया, जीन डिस्कवर वाटसन एंड क्रिक ने जेनेटिक मॉडल बना दिया डीएनए का, केमिकल मॉडल, ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको बात समझ में आ रही होगी और जो मैं जवाब दूंगा वो भी आपको बड़ा मजेदार इंशाल्लाह मजा करेगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज, अब उन्होंने डिस्कवर कर दिया सारी चीज, नाइट्रोजनस बेसिस पे भी चले गए और उन्होंने कहा कि जो ये सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस है यही असल में जीन है, और इन्हीं की सीक्वेंस। और मेंडल ने तो कमाल कर दिया, मेंडलिज्म तो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में, वो आपको सैर सलूक की मंजिल पे लेके जाएगा कि किस तरीके से चीज वेरिएशन एक दूसरे से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है। अभी तो हम सिर्फ इब्तिदाई वैसे कर रहे हैं ना, आगे जाके और मजा आएगा इंशाल्लाह। तो मेंडल ने तो कमाल ही कर दिया कि वेरिएशन पेरेंट से बेबीज में जाती कैसा, किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक, अब ये जो जेनेटिक्स है इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू हो गई, और फिर क्रोमोसोम्स, ठीक है, आ गया, डीएनए आ गया, नाइट्रोजनस बेसिस आ गई। और मेंडल ने क्या कमाल किया, मेंडल ने कहा कि जनाब जितने करेक्टर है हर एक की एक जीन है, बॉडी में जितने करेक्टर है उनकी एक जीन मौजूद है। तो इस तरीके से तो पता लगा जनाब जिसमें बहुत सारे जीन्स मौजूद है और हर करेक्टर की एक स्पेसिफिक जीन है, तो इसका मतलब है उसकी एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस भी होगी। तो उसी सीक्वेंस का डिस्टर्ब होना म्यूटेशन कहलाता है। और जब वो म्यूटेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन या इन्वर्जन किसी भी कंडीशन में होती है तो उस ऑर्गन में मसला आता है, चाहे इम्पेयरमेंट का है, चाहे डिफॉर्मिटीज का है, चाहे वो शेप का फर्क आ जाए। ओके, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि साइंटिस्ट से पूछा गया कि सर ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आई कलर ग्रीन है और उसकी जीन सीक्वेंस ए टी 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 जी जी सी 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 टी और ए है, आपने तो ये सिर्फ डिस्कवर करी है, ये ए टी टी जी 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 सी सी सेट किसने की थी कि यही ग्रीन कलर की जीन होगी, या ए सी 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 जी 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 टी ये ब्राउन कलर की जीन है, या ए सी 10 टाइम सी और 10 टाइम जी और 10 टाइम बी हाइट की जीन है, ये किसने डिसाइड किया? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आके साइंस जो है, साइंस गोइंग टू स्टॉप
और वो फिर एक लफ्ज कहती है कि जनाब दैट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर। ये अब कुदरत की वजह से होता है, नेचर, जो कि डार्विन की थ्योरी को भी वहां पर वो मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं कि जनाब दैट्स डिपेंड, क्योंकि साइंस के पास इन सवालों का जवाब स्टिल नॉट प्रेजेंट। कि साइंस जो है कासिर है इन सवालों का जवाब देने से, साइंस को खुद अभी क्लियर नहीं है ये चीजें। फिर वो लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करते हैं जनाब, नेचर, और वो नेचर कह के अपनी जान छुड़ा लेता है कि भाई अब ये नेचर करती है, हमें इससे आगे कोई मालूम नहीं। अब मेरा आपको अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सब सुन रहे हैं गौर से, नहीं सुन रहे? यस सर, सुन रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि एक चीज रुक जाती है, एक चीज बढ़ जाती है। कुरान की एक आयत है, बड़ी जबरदस्त आयत है, सूरह मेरे ख्याल है बकरा की कोई आयत है, और सूरह हज की आयत है, सूरह हज की आयत नंबर 46 या 42 है, जिसके अंदर इंसान की तख्लीक का जिक्र किया। जरा गौर से समझिएगा, मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। और उसमें कहा, और उसमें पूरा प्रोसेस बताया है, अलग का यानी कि खून के जमे हुए लोथड़े का, फिर जायगोट का, फिर उसके अंदर क्लीवेज का, फिर गैस्ट्रूला का, फिर ब्लास्ट्रूला का, फिर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का, फिर उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट और फिर एक्सटर्नल पार्ट का बनना, सारा स्टेजेस दिखाएगा। सूरह हज की, सूरह ज्यादा बड़ी नहीं है, उसके अंदर आपको मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद है, स्टेप वाइज मैं आपको ये सारी चीजें सेंड भी कर दूंगा। अब उसमें पूरा प्रोसेस दिखाएगा, और एंड में उसकी तफसीर में लिखा हुआ कि जब अल्लाह ने उस ताकत ने, अल्लाह का छोड़ दें, अल्लाह हटा देते हैं, हम अकल से बात करते हैं सिर्फ, हम खुद ही अल्लाह तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उस ताकत ने जब एक सेल से तुम्हारा जिस्म बनाया, फिर उस जिस्म को दुनिया में लेके आया, फिर उस जिस्म को एक तकवीयत और ताकत और तवानाई बख्शी और एक स्टेज पे लाके रोक दिया, ठीक है ना। तो सवाल ये है, उस डीएनए को ताकत किसने दी थी कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे डिलीवर होगी और ऐसे आंख, नाक, कान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा बनेगा, ठीक है ना। आपसे एक और सवाल है, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आप सबसे, मुझे आप जवाब दीजिएगा, इसी सवाल में आप लोगों के जवाब मिलेंगे। हमारी बॉडी में कितने सेल है? 60 ट्रिलियन सेल। ये 60 ट्रिलियन सेल किसकी कॉपी है, जल्दी से बताएं। जायगोट की, वेरी गुड। तो पहला जायगोट हमारे बॉडी में हमारे मदर और फादर के कॉम्बिनेशन से बना था, उसकी कॉपी है, ऐसा ही है। अब सवाल ये कि उस एक सेल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पूरा जिस्म खड़ा हुआ है, ओके, और हर आपकी बॉडी के हर सेल में दोबारा से ये ताकत है कि आप जैसे एक और बंदा बना दिया जाए, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो, जिस सेल में रेड ब्लड सेल नहीं दे सकते। अब मुझे आपको बताइए कि जब आपके जिस्म के हर सेल में ये ताकत है कि आपके जिस्म को पूरा दोबारा बना दिया जाए, तो आपके जिस्म में से मजीद जिस्म क्यों नहीं निकल रहे? उस डीएनए को अब काम करने से किस इंस्ट्रक्शन ने रोका है? साइंस फेल्स टू दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, कि अब डीएनए को किस चीज ने स्टॉप किया है कि वो मजीद नाक की फॉर्मेशन हो गई, नाक को यहाँ लाके रोक दे, कान की फॉर्मेशन हो गई, कान को यहाँ लाके रोक दे, आंख की फॉर्मेशन हो गई, आंख को लाके रोक दे, उंगली पूरी बन गई, उंगली को यहाँ लाके रोक दे। कि अब उस डीएनए को किसने, यानी कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं आपके समझ में आएगा, उस डीएनए को किसने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर को रोक दिया। यानी जैसे एक इंजीनियर मकान, दुकान, बिल्डिंग बना रहा होता है, तो वो बताता है कि बस यहाँ तक हमारी हदूद है, इससे आगे नहीं बढ़ना, हालांकि मटेरियल तो उसके पास बहुत है, आगे तक फैलाता चले जाए, रोड पे बना दे, सड़क पे ले आए, लेकिन नहीं, उसे हदूद पता होती है। मैं बताऊं जी सर, जो आपने ये कंस्ट्रक्शन वो इंजीनियर की बात जो की है, उसके पास होता है ब्लूप्रिंट, वो उसके हिसाब से जो घर का नक्शा है उसके हिसाब से वो बनाता है, जहाँ पे घर का नक्शा कंप्लीट हो गया तो वो उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। सेम हमारे पास सेल के पास भी ब्लूप्रिंट उसको जो है, जो दूसरा इंजीनियर, ठीक है ना, जो दूसरा इंजीनियर है उसने बना के दिया। Someone made this one. Yes sir. Who made your blueprint? सेल के पास You asked to the science. अब ये गॉड, हमने कह दिया गॉड, क्यों? मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास बेहतरीन टूल है कि हम साइंस से बोलेंगे, ठीक है भाई तुम बंदा लाओ कि किसने ब्लूप्रिंट बनाया था पूरे इंसानों का, पूरे जानवरों का, पूरे पौधों का, पूरे परिंदों का, पूरे हर एक ऑर्गेनिज्म का, चिड़ियों का, हशरातुल अर्ज का, एनिलीड्स का, कॉर्डेट्स का, एकॉर्डेट्स का,
फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का, प्लांटे का, किसने बनाया था डीएनए ब्लूप्रिंट? आप लेके आए कोई बंदा, तो वो क्या बोलेंगे भाई नेचर, नेचर। उसने बोला कि फिर इसका मतलब है कि नेचर बड़ी ताकत है इंसान से, वो बोलेगा हाँ। बस हम उसी ताकत को अल्लाह कहते हैं, और उस जब हम कहते हैं कि सब कुछ उसने दिया तो इबादत भी उसी की करते हैं, मांगते भी उसी से, और वो हर जगह मौजूद भी है, फिर हमारी, क्योंकि हमारी सुनता भी है वो, ठीक है ना। तो इन सवालों को जहां अब अल्लाह बताता है, सुने एक सवाल किया गया, मैं आपको बताता हूँ, आपके सवाल का एक और जवाब देता हूँ कि बाकी ऑर्गन रुक गए, ये ऑर्गन बढ़ते क्यों जा रहे हैं, बाल और नाखून। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो भी बड़ी ताकत है, अल्लाह कह लें या कुछ भी कह लें उसको, उसने एक रूल बना के बात को रोक दिया। अब वो खुद जो ताकत है खुद भी उसकी मोहताज है कि जो उसने रूल बनाया कि उस रूल को पाबंद है। मसलन आंख का बनने का, नाक का बनने का, जिस्म का बनने का, डीएनए के काम करने का जो एक हद है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कान यहाँ तक बनेगा, जिस्म यहाँ तक बनेगा। इसके बाद जो उसने रूल बना दिए हैं अब खुद भी वो उसको फॉलो करेगा, यानी कि वो चाहे भी तो वो चेंज नहीं कर सकता। एक दफा जो बन गया हुक्म वो बन गया। एक्चुअली ये नाखूनों का बढ़ना और बालों का बढ़ना ये बात बताता है कि जो जिसके कब्जा कुदरत में सारी कुदरत है, वो ये बताता है कि देखो जिस तरह मैंने तमाम डीएनए को रोक के कुछ डीएनए को इजाजत दी है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते रहे और अपना स्ट्रक्चर बनाते रहे। आपके बाल सारे प्रोटीशिनस है, सारे के सारे बाल प्रोटीशिनस है, आपके नाखून पूरा प्रोटीशिनस है। तो जिस तरह मैंने कुछ डीएनए को हुक्म दिया है कि बढ़ता रहे और कुछ को रोक दिया है, तो तुम ये मत समझो कि मैं इन रूल्स का पाबंद हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ द रूल्स, मैं रूल्स का पाबंद नहीं हूँ। और अगर मैं एक बात और, ये जो जीन म्यूटेशन है, देखिए अब आप मेरी बातें समझेंगे, ये जो बेसिकली जीन म्यूटेशन है ये जबरदस्त दलील है खुदा के होने की। क्यों? अगर ये सारी चीजें रूल्स के हिसाब से फिक्स होती तो कोई भी बच्चा आपका एबनॉर्मल पैदा नहीं होता, ना जिस्मानी ना जहनी, क्योंकि रूल बन गया, रूल तब्दील होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अल्लाह बता रहा है कि देखें अगर कवानीन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मसला क्रिएट करेंगे, तो रिजल्ट का नतीजा भी खुद भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब जो बच्चे डैमेजिंग पैदा होते हैं इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है, हरगिज़ इंसान का अपना कसूर है। क्या कसूर है? उसने बदएहतियाती करी, उसने बेएहतियाती करी, उसने खाने पीने के अंदर या सूरज की शॉ में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या केमिकल जैसे खाए। अब तो आपने पढ़ लिया ना, केमिकल म्यूटेजेंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा रेजिस है, इनसे बचना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है एहतियात करेंगे तो नुकसान से बचेंगे। ठीक है, एक बच्चा बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है, उसको रोटी मना हो जाती है, रोटी खिलाते रहेंगे उसका टाइफाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो एहतियात जरूरी है ताकि बीमारी से बचा जा सके। तो मसला क्या है कि यही वो क्वेश्चंस हैं जो बेहतरीन हमारी तौहीद पर दलालत करते हैं, दलील है। ये वो दलील है कि जहां पर आके साइंस फेल, वो कहती है नेचर। अब नेचर क्या होती है? फिर नेचर का बनाने वाला भी कोई है। तो अल्टीमेटली मेंडल ने भी लिखा, जॉन मेंडल ने, इन्होंने भी लिखा, ग्राहम बेल भी लिख के गया अपनी बुक्स के अंदर, इवन एडिसन ने लिखा, इवन आपको जो न्यूटन है उसने भी लिखा कि कोई एक बहुत बड़ी ताकत है जो इस मुनज़्ज़म निज़ाम को चला रही है। बस अब वो कौन है? बहुत बड़ी ताकत है, वो यकीनन वो ये कहते हैं बड़ी ताकत है, हम उस ताकत का नाम अल्लाह रखता है। समझ आ रही बात? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि जो जहाँ पर अब हम इतनी स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आके बात फिक्स होती है कि भाई अब क्या करें, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ बात कुछ समझ में आ जाएगी, कुछ तो आई होगी। यस सर, समझ आई है। और सर अगर इजाजत हो तो एक और सवाल कर सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल। सर हम लोग कहते हैं, हमेशा से सुनते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा परफेक्ट स्पीशी बनाया है। तो लेकिन फिर भी इंसान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। जैसे हमारे शुरू में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आंखें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। हमारे बाल पहले काले होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सफेद हो जाते हैं। तो हमारे अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती आती हैं, हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं। लेकिन मैंने भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें इमोर्टल स्पीशीज दिखाए थे। लॉबस्टर जो है वो एक समुद्री जानवर है। तो उसका उन्होंने दिखाया था कि ये मरता नहीं है किसी भी बीमारी से, जब तक उसको कोई चीज मारे नहीं वो मरेगी नहीं, चाहे जो है वो हजारों साल जिंदा रहे। तो सर यहाँ पे फिर क्या बात आती है? नहीं, आप ये सवाल करना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमसे बेहतर मखलूक वो हो गई फिर?
नो सर, लेकिन उसके अंदर फिर ये वाली भी तो क्वालिटी है ना कि वो बीमारी से लड़ सकता है, उसके पास बीमारी की जो है वो नहीं है, बीमारी उसको नहीं लगती। अच्छा, अब आप सुनिए, अल्लाह ने जो कहा ना इंसान को ऐसा तकवीम पे मैंने खल किया और सबसे बेहतरीन स्पीशी इंसान है, तो याद रखिए अल्लाह के नजदीक जिस्म अहमियत नहीं रखता, समझ में आ रही बात? और अल्लाह के नजदीक ये जाहिरी मौत भी अहमियत नहीं रखती। ये हमारी और Yes, sir. आपकी बनाई हुई क्रिएशन है इंसान की। यानी कि भाई हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया तो जनाब 10 दिन तक 20 दिन तक 100 दिन तक रो रहे हैं बैठ के, ठीक है, क्योंकि अब घर में पैसे कौन लेके आएगा, हमारे काम काज कौन कर, अम्मा का इंतकाल हो गया तो खाना कौन खिलाएगा, जरूरतों को रोते हैं हम, ठीक है, हम मुर्दे की बैठे होते हैं मैयत में तो हम उसके लिए फातिहा ख्वानी नहीं कर रहे होते, ये रो रहे होते हैं कि वो चला गया क्योंकि कल से काम कौन करेगा उसके, कि मुझे कौन काम करके देगा। तो एक्चुअली हम अपनी जरूरतों को रो रहे होते हैं। बेसिकली इंसान को अपना मकसद तख्लीक समझना पड़ेगा। इंसान इसलिए सबसे आला मखलूक है कि उसका मकसद सबसे आला है। उसका मकसद क्या है? इंसान का मकसद, सबसे मकसद क्या है कि मार्फत खुदा हासिल करना, तौहीद की मार्फत हासिल करना, यानी जिसने उसे पैदा किया है उसकी शनाख्त करना, पहचान करना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, और जब पहचान जाए, शनाख्त कर ले, और उसके लिए अल्लाह ने आपके दिमाग में अक्ल रखी है, और ये अक्ल ही पैगंबर खफी है जो इंसान को सारी डायरेक्शंस देता है। और यही इसके बाद अल्लाह ने बंदर से, आप जो नाम ले रहे हैं लॉबस्टर से या किसी और मखलूक से अपनी तौहीद का इकरार नहीं करवाया, सिर्फ इंसान से करवाया है। इसलिए इंसान सबसे आला मखलूक है अक्ल की बुनियाद पे। अब किसी का 1 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी की पूरे 100 साल भी बेकार होता है। तो इसलिए मसला यह है कि जिंदगी का टाइम स्पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने कितनी कम काम में कितना बड़ा काम करके दिखाया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इंसान इसलिए आला मखलूक है दूसरी तमाम मखलूकात से, ठीक है। अब हमारा Yes, टाइम भी यहाँ पर गोइंग टू एंड हो रहा है, 1 मिनट लेस देन रह गया, आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू में बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक एंड है सर जनाब? एक छोटी सी बात, जी जी, सर मारिज ने जो क्वेश्चन पूछा उसका क्लियरली यही आंसर है कि हमारे पास जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कम होती जाती हैं, हमारी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, और उसी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से ही हमारे पास ये डिजीज इंतजार आते हैं। बेटा, अगर मैं विटामिन तो वो इसका कम क्यों होती जाती हैं? मैं इसका मेडिकली आंसर विटामिन दे रहा ए हूँ। नहीं खाएंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, इंतजार विटामिन बेटा, डी नहीं लेंगे तो बोन्स